हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग स्टेप्स और मेरा नाम है अजय शर्मा। और आज मैं एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ एक नई स्टोरी की समरी के साथ प्रेजेंट होंगे। तो देखिए, हम प्रेजेंट हो चुके हैं और आज जो मैं आपको स्टोरी बताने वाली हूँ ये स्टोरी है द लोले एक्सटेंशन। ये स्टोरी किसने लिखी, क्या है इस स्टोरी की थीम, क्या इसमें डिफाइन किया गया है, तो मैं एक एक करके सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम मेरी चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 गाइस सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। चलिए ठीक है, बताएं। ओके, सो ये है चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर है ये। आई थिंक दिस इज द चैप्टर ऑफ द 5 और 6 एग्जैक्टली। थोड़ा सा मुझे डाउट है ये कौन सा चैप्टर है, बट हाँ, दिस इज द चैप्टर ऑफ द क्लास 5th एंड द चैप्टर नेम इज द लॉले एक्सटेंशन। ये देखिए, जो मैं स्टेचू आपको बार बार दिखा रही हूँ ना, ये मिस्टर लॉले का है, फ्रेडरिक लॉले का है ये। तो ये इसकी स्टोरी है। इस स्टोरी को लिखा है इंडियन राइटर आर के नारायण ने। हाँ जी, आर के नारायण इसके ऑथर हैं, एक इंडियन राइटर हैं और उन्होंने इस स्टोरी को लिखा है। मैं उनका ज़्यादा आपको इंट्रोडक्शन नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं आपको इसके एक ही पार्ट में इस स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इसलिए बस मैंने बता दिया है। इसके राइटर हैं आर के नारायण और वो एक इंडियन राइटर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि हमें कोई ज़्यादा पार्ट नहीं बनाने हैं, सिर्फ इसमें ही मुझे ये कंप्लीट करनी है। इंडिया हैज़ रिसेंटली अचीव्ड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। भारत ने अभी ब्रिटिश से आज़ादी पाई है। एंड द न्यू गवर्नमेंट स्टार्टेड टू रीनेम द रोड एंड द बिल्डिंग आफ्टर द इंडियन पर्सनैलिटीज़। और जो अब इंडियन गवर्नमेंट है वो जगहों के, बिल्डिंगों के नाम चेंज करने वाली है आज़ादी मिलने के बाद। रीड द स्टोरी टू एक्सप्लोर मोर। चलिए अब इस स्टोरी को पढ़ते हैं और ज़्यादा से अच्छे से जानने के लिए। फॉर ईयर्स पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ द एक्सटेंस ऑफ द म्यूनसिपैलिटी इन द मालगुडी। बहुत साल पहले तक भी लोग मालगुडी में म्यूनसिपल पार्टी के अस्तित्व को ज़्यादा नहीं जानते थे, ज़्यादा जागरूक नहीं थे। द म्यूनसिपैलिटी कीप इट सेल्फ इन द बैकग्राउंड। और म्यूनसिपैलिटी जो थी वो हमेशा अपने एक बैकग्राउंड में रहती थी। लोग ज़्यादा अवेयर, ज़्यादा जागरूक नहीं थे। एंड रिमेन सो टिल द कंट्री गॉट इट्स इंडिपेंडेंस। और एक टाइम के बाद क्या होता है कि हमारा जो भारत है उसको आज़ादी मिलती है। बट लो एंड behold, on the 15 August 1947, they sweep the streets, clean the drains and the hoisted flags all over the place. लेकिन 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के बाद म्यूनसिपैलिटी क्या करती है कि वो लोग सड़कों को साफ़ करती है, नालियों को, ड्रेन्स जो नालियाँ होती है उनको साफ़ करती है, क्लीन करती है, सड़कों की सफाई करती है और हर जगह पर वो फ्लैग होस्ट करती है, मतलब झंडे फहराती है। बट द म्यूनसिपल चेयरमैन सैड, आई फील वी हैव नॉट डन इनफ। लेकिन जो म्यूनसिपल जो पार्टी होती है, जो मालगुडी होती है, वहाँ के जो चेयरमैन होते हैं वो बोलते हैं कि मैं ये सब करके खुश नहीं हूँ। इट मीन्स ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, कि जो कुछ भी उसने वो किया है वो बोलता है कि कुछ कमी है, समथिंग इज मिसिंग अकॉर्डिंग टू द चेयरमैन। आई यूज टू विजिट हिम ऑलमोस्ट एवरी डे। लेट मी क्लियर वन थिंग, यहाँ पे जो आई वर्ड है ये इस स्टोरी में जो नैरेटर है, जो ये स्टोरी बता रहा है, उसके लिए बोला गया है। यहाँ पे म्यूनसिपल चेयरमैन एक अलग इंसान है और जो आई है वो इस स्टोरी का नैरेटर है जो इस स्टोरी को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे नैरेटर बोलता है कि मैं उसके साथ मोस्टली हर जगह पे विजिट करता था, ट्राइंग टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ द न्यूज़ रिपोर्ट्स टू द पेपर विच पेज मी 2 रुपीज़ फॉर द एवरी इंच ऑफ द पब्लिश्ड न्यूज़। और वो ऐसा क्यों करता था? वो उसके साथ हर जगह जाता था जहाँ से वो न्यूज़ को कलेक्ट करता था, उसे पेपर में पब्लिश करवाता था और उसके बदले में उसे 2 रुपीज़ मिलते थे हर एक न्यूज़ के पब्लिश करवाने पर। इनफ ऑफ वॉट, आई आस्क्ड। यहाँ पे वो नैरेटर पूछता है चेयरमैन से, म्यूनसिपल चेयरमैन से, इनफ ऑफ वॉट मतलब और क्या करना है तुम्हें, किस चीज़ से तुम सेटिस्फाइड नहीं हो। नथिंग टू मार्क ऑफ द ग्रेट इवेंट। यहाँ पे बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा काम नहीं है। He set brooding and the announced, come, what may I am going to do something great.
यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग है जो हाईलाइट वर्ड है. सो यहाँ पे यू कैन सी हेयर ब्रॉडिंग मीन्स थिंकिंग अबाउट समथिंग. तो यहाँ पे चेयरमैन बोलता है कि मैं कुछ और सोच रहा हूँ. जो हमने किया है ठीक है, हमें आज़ादी मिली है, बट मैं इससे भी कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ. आई एम गोइंग टू डू समथिंग ग्रेट. मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ. ही कॉल्ड अप एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ द काउंसिल. वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब एक नॉर्मल सी टेम्परेरी टाइप की मीटिंग बुलाता है. एंड हैज़ दैम, और उनके सामने ये चीज़ डिस्क्लोज करता है, बताता है. एंड एट वंस दे डिसाइडेड टू nationalize the names of all the streets and the park in the honor of the birth of independence. और उस मीटिंग बुलाता है उसमें बोलता है कि हम सड़कों के और पार्कों के नाम अब चेंज करेंगे क्योंकि अब हमारा देश आज़ाद हो चुका है. At the corner of the Lolly extension and the market there used to be a statue. एक वहाँ पे रोड होता है जिसका नाम होता है लॉले एक्सटेंशन मार्केट, जहाँ पे वो स्टेचू बना हुआ था. तो वहाँ पे ये लोग मिलके मीटिंग करते हैं. भाई देखिए ये पिक्चर में भी आपको दिख रहा है ना, ये स्टेचू है और यहाँ पे सब बैठ के मीटिंग कर रहे हैं जिसमें चेयरमैन भी है और गांव के लोग भी हैं, या जो भी सिटी होगी तो सिटी के लोग होंगे. सो वेयर वी आर, people had got so used to it that they never bothered to ask whose it was or the even to look up. उस रोड पे जो लोले एक्सटेंशन रोड था, जो मार्केट में वो रोड था, उस रोड से लोग हज़ारों लोग रोज़ निकलते थे, वहाँ से जाते थे, लेकिन कभी भी लोगों ने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि ये स्टेचू किसका है, कौन है. कभी लोगों ने जानने की कोशिश नहीं की. इट वॉज जनरली यूज बाय द बर्ड्स एज द पर्च. और इस स्टेचू का क्या यूज़ होता था कि यहाँ पे आके जो चिड़िया होती थी वो बैठती थी, मतलब ये चिड़ियों के बैठने की जगह थी. इससे ज़्यादा लोगों को नहीं पता था कि ये किसका स्टेचू है, क्यों है यहाँ पे इतने टाइम से. कभी लोगों ने इतना ध्यान ही नहीं दिया, बस वो उस रोड से निकलते रहते थे. द चेयरमैन सडनली रिमार्क दैट इट वॉज द स्टेचू ऑफ द सर फ्रेडरिक लॉले. क्योंकि वहाँ पे लोग उस स्टेचू के बारे में किसका स्टेचू है ज़्यादा नहीं जानते थे, तो यहाँ पे चेयरमैन बोलते हैं कि ये सर फ्रेडरिक लॉले का स्टेचू है. द एक्सटेंशन हैड बीन नेम्ड आफ्टर हिम. और जो इसका जगह का नाम है ना एक्सटेंशन, वो इस जो फ्रेडरिक लॉले है इनके नाम की वजह से ही पड़ा है. इनकी वजह से इस जगह का नाम लॉले एक्सटेंशन पड़ा है. नाउ इट चेंज टू गांधीनगर. क्योंकि अब वो आज़ादी उन्हें मिल चुकी है तो उन्होंने इस जगह का नाम क्या कर दिया है, गांधीनगर कर दिया है, लॉले एक्सटेंशन से हटा के. लेकिन इसके बावजूद भी जो चेयरमैन है वो खुश नहीं है. एंड इट सीम्ड इम्पॉसिबल टू कीप लॉले स्टेचू देयर एनी लॉन्गर. और क्योंकि अब जब इस जगह का नाम लॉले एक्सटेंशन से हटाकर गांधीनगर हो गया है तो वो ये कह रहा है कि जब हमने नाम चेंज कर दिया तो हम इस स्टेचू को यहाँ पे क्यों रहने दें. तो हम ज़्यादा दिनों तक अब इस स्टेचू को यहाँ नहीं रहने देंगे, हम इसे नहीं बर्दाश्त कर सकते. द काउंसिल अनमोस्टली रिसॉल्व्स टू रिमूव इट. अनमोस्ट का मतलब होता है सहमत होना. बाकी जितनी भी काउंसिल्स होती थी, मतलब उस मीटिंग में जितने भी लोग थे वो चेयरमैन की बात से सहमत हो जाते हैं और बोलते हैं ठीक है अब हम इस स्टेचू को हटाएंगे. द नेक्स्ट मॉर्निंग द काउंसिल विद द चेयरमैन सराउंडेड द स्टेचू ट्रिम्पलेंटली. तो अगली सुबह जितने भी लोग होते हैं उस काउंसिल के, जितने भी मेंबर मिलके वो एक मीटिंग बना रहे होते हैं, वो सब चेयरमैन के साथ मिलके उस स्टेचू के किनारे बैठ जाते हैं, अपनी ये विक्ट्री सोचते हुए कि हाँ हम अब इसको हटा के रहेंगे. दैट ये तो डेफिनेटली होने ही वाला है. तो नाउ दिस टाइम दे फील प्राउड. दे नाउ रियलाइज देयर मिस्टेक. अब उन्हें अपनी गलती का पछतावा होता है. द स्टेचू टूवर्ड्स द 20 feet above them and seemed to arise from the pedestal of the molted leaf. वो जो स्टेचू है उन लोगों से 20 फीट की हाइट से की जितना ऊंचा है और जो उसका फाउंडेशन है, जो उसका बेस है वो बहुत ही मजबूत है. इट स्टूड विद द फर्मेंट्स ऑफ द माउंटेन. और वो एक पहाड़ की तरह सीधा खड़ा हुआ है. बट इट मेड दैम ओनली द फर्मर इन देयर रिसॉल्व्स. रिसॉल्व्स का मीनिंग होता है डिसीजन. लेकिन अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब उसको यहाँ पर नहीं रहने देंगे. इट वॉज गोइंग टू अ मीन ब्लास्टिंग अप एट द पार्ट ऑफ द टाउन फॉर द पर्पस. और वो बोलते हैं वो क्यों नहीं रहने देंगे, क्योंकि ये जिस इंसान का स्टेचू है ये अच्छा इंसान नहीं था और इसने अपने सेल्फ मोटिव के लिए इस पार्ट मतलब इस जगह को बहुत ज़्यादा इसने नुकसान पहुंचाया था. दे वुड डू इट. और अब वो क्या करेंगे, इसको हटा कर रहेंगे. फॉर दे अनहर्टेड अ लॉट ऑफ द हिस्ट्री अबाउट द सर फ्रेडरिक लॉले.
अनहर्ड का मतलब होता है पता लगाना। उन्होंने बहुत कुछ ज़्यादा पता लगाया, हिस्ट्री जाननी चाहिए सर फ्रेडरिक लॉले के बारे में। ही वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द इटालिया, द सर्च ऑफ द यूरोप एंड द नादिर शाह विद द क्राफ्टनेस ऑफ द मैकेबली। यहाँ पे वो बोलते हैं कि जो लोगों ने जो भी पता लगाया, पता नहीं एग्जैक्टली दैट वाज ट्रू और नॉट, बट इन फैक्ट क्या था वो तो मैं आपको इसके लास्ट में बताने वाली हूँ। तो लोग बोलते हैं कि हमने इसके बारे में पता लगाया, ये एक कॉम्बिनेशन था किसका, जो स्ट्रोक्स का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो बहुत क्रूल होता है, लोगों को बहुत परेशान करता है, मारता है, अपने लालच के लिए या अपने सेल्फ मोटिव के लिए लोगों को परेशान करता है, वो बिल्कुल एक नादिर शाह की तरह था, क्योंकि वो एक ही क्रूल जिस बोलते हैं ना कि बहुत ही तानाशाह टाइप का होता है, वो ऐसा इंसान था। और वो हमेशा कैसा था, लोगों को बहुत परेशान करता था और वो अपने फ़ायदे के लिए लोगों को किसी भी हद तक टॉर्चर करता था। तो ऐसी इमेज बनाई थी वहाँ के लोगों ने, मालगुडी वो जो गांधीनगर जिसका नाम पड़ चुका है, वहाँ के लोगों ने ये इमेज बनाई किसको लेकर, सर फ्रेडरिक लॉले को लेकर। पीपल ड्रॉप देयर नॉर्मल ऑक्यूपेशन एंड लॉटेड अराउंड द स्टेचू। जो लोग होते हैं अपना रोज का काम छोड़ के उस स्टेचू के पास जाके बैठ जाते हैं, वंडरिंग हाउ दे कुड हैव टॉलरेट इट फॉर सो मैनी ईयर्स। और अब ये सोच के परेशान है कि हम इतने सालों से इस स्टेचू को क्यों झेल रहे थे, क्यों बर्दाश्त कर रहे थे। इनफैक्ट इसका मतलब ये है कि वो ये सोच रहे हैं कि इतने सालों से ये स्टेचू यहाँ पे था और हमने क्यों इसे यहाँ पे लगे रहने दिया। ये सोच के अब उन्हें गुस्सा आ रहा है। द जेंटलमैन सीम टू स्माइल मॉकलिंग एट दैम नाउ। और वो कहते हैं देखो ये जो स्टैचू है, एक स्टैचू होते हुए भी हम पे कैसे हंस रहा है, तो सोचो रियल में कितना क्रूल होगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे ऊपर हमें देख के हंस रहा है। विद हिज आर्म लॉक्ड बिहाइंड द सोर्स डैंगलिंग ऑफ हिज फ्रॉम हिज बेल्ट। उस स्टेचू में, उस स्टेचू को बताया गया है स्टेचू में वो कैसे खड़ा है, उसने अपने हाथों को फोल्ड किया हुआ है और जो उसकी तलवार है वो उसकी बेल्ट में लटक रही है। जो उसने बेल्ट पहनी हुई है उसमें उसकी तलवार लटक रही है। देयर कुड बी नो डाउट दैट ही मस्ट बीन द वर्स्ट टायरेंट इमेजिनेबल। और यहाँ पे बोल रहा है टायरेंट, ही इज द मीनिंग ऑफ द टायरेंट, द क्रूल पर्सन। यस, देखो ये स्टेचू में भी ऐसा लग रहा है कि मतलब स्टेचू में भी इसकी जो क्रूल्टी है ना, जो मतलब उसकी बोलते हैं ना बहुत ही क्रूल टाइप का, बहुत ही जिसमें सिंपैथी नहीं होती है, वो चीज़ इसके स्टेचू में भी दिख रही है। ये बिल्कुल स्टेचू में ऐसी लग रहा है, तो सोचो रियल में कैसा होगा। द ट्रू पिक्चर विद द ब्रीचेज एंड द वीक्स एंड द वाइट वेस्ट कॉस्ट एंड दैट हार्ड डिटरमाइंडेड लुक। और देखो इसने जो वाइट हाफ वेस्ट कॉट पहना हुआ है, शॉर्ट्स पैंट पहनी हुई है, और फेस देखो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जैसे होते हैं कि हम जब कोई चीज़ डिसाइड कर लेते हैं तो वो हमारे फेस से शो होता है, तो इसके फेस से भी लग रहा है कि ये जो भी कोई डिसीजन लेता होगा उसको पूरा करता होगा, चाहे वो दूसरों के वेलफेयर के लिए हो या ना हो। ऑफ ऑल दैट हैज़ बीन हेटफुली फेमिलियर इन द ब्रिटिश पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। और वो सोचते हैं कि इंडियन हिस्ट्री के टाइम पीरियड, इंडियन हिस्ट्री में जो ब्रिटिश का टाइम पीरियड था वो उसमें सबसे बहुत ही हेटफुल ब्रिटिश रहा होगा। They shuddered when they thought of the fate of their ancestors who had to bear the tyrants of this man. और वो बेचारे सारे लोग अब ये सोच के डर रहे हैं, काँप रहे हैं कि पता नहीं जब ये इंसान जिंदा होगा तो हमारे जो पूर्वज होंगे, भाई हमारे जो दादा परदादा होंगे, उन्होंने क्या क्या झेला होगा, इसने मतलब कितना उन्हें टॉर्चर किया होगा। नेक्स्ट द म्यूनसिपल कॉल्ड फॉर द टेंडर्स। अगले दिन क्या होता है, जो म्यूनसिपैलिटी होती है वो एक टेंडर को बुलाती है। A dozen contractors sent in their estimates the lots standing at the 50,000 rupees। एक दर्जन कॉन्ट्रैक्टर आते हैं वहाँ पर ये करने के लिए। सबसे जो लोड स्टैंडिंग होती है वो होती है 50,000 रुपये। किस चीज़ के लिए, फॉर रिमूविंग द स्टेचू एंड द क्रेडिंग इट टू द म्यूनसिपल ऑफिस। और उन्हें क्या करना होगा, उस स्टेचू को यहाँ से हटाना होगा और उसे म्यूनसिपल ऑफिस ले जाना होगा। वेयर दे वर ऑलरेडी वरीड अबाउट द हाउसिंग ऑफ इट। बट वो अभी वो ये सोच के परेशान है कि चलो स्टैचू को तो हटा देंगे, बट इसे रखेंगे किसके घर में, क्योंकि स्टैचू तो 20 फीट हाइट जितना है। द चेयरमैन थॉट इट ओवर एंड टोल्ड मी। तभी चेयरमैन थोड़ा सोचता है और मुझसे बोलता है, मी यहाँ पे अगेन मैंने आपको बताया था नरेटर जो इस स्टोरी को बता रहा है। वाई डोंट यू टेक इट योर सेल्फ। वो चेयरमैन बोलता है नरेटर से कि तुम इसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते हो, तुम क्यों नहीं ले लेते हो। I will give you the statue free if you do not charge us anything for removing it।
और यहाँ पे चेयरमैन नरेटर को ये ऑफर देता है, प्रपोजल देता है कि अगर तुम फ्री में इस स्टैचू को यहाँ से हटाओगे तो मैं तुम्हें ये एज ए गिफ्ट में स्टैचू दे दूंगा. I had thought till then that the only on my the municipal friends were mad, but now I found I could be just as mad as they. पहले यहाँ पे नेटर सोचता है कि लगता है मेरे ये जो म्यूनसिपल फ्रेंड्स हैं सब पागल हो गए हैं. फिर वो बाद में सोचता है कि शायद मैं भी उनकी तरह पागल हो गया हूँ, क्योंकि क्या करूँगा मैं, क्यों हटाऊँगा, कहाँ रखूँगा. भाई स्टैचू इतना बड़ा है, रिस्की भी है हटाना, और पता नहीं वो प्रॉपर हट भी पाएगा नहीं होगा. तो ये सोच के सोचता है कि ये मुझे पागल बना रहे हैं क्या, ये इन्होंने मुझे अपनी तरह पागल समझा है क्या. तो यहाँ पे वो नरेटर सोचता है. आई बिगेन टू कैलकुलेट द होल अफेयर्स एज अ प्योर इन्वेस्टमेंट. अब यहाँ पे नरेटर थोड़ा सा उसको लालच आता है. वो सोचता है कि चलो ठीक है, मैं कैलकुलेट करके देता हूँ कि मेरा कितना खर्चा आएगा, कितना इन्वेस्ट करूँगा, कितना प्रॉफिट होगा. तो ये प्रॉफिट लॉस में इस चक्कर में फंस जाता है. सपोज इट कॉस्ट मी 5,000 रुपीज़ टू डिस्लोज एंड द मूव द स्टेचू. बोलता है कि चलो मान लो कि अगर मेरे 5,000 रुपये इसे यहाँ से हटाने में और यहाँ से शिफ्ट करने में लगते हैं. आई न्यू द कॉन्ट्रैक्टर्स वर द ओवर एस्टिमेटिंग, क्योंकि उसको पता था जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो थोड़ा ज़्यादा इसका चार्ज कर रहे थे. एंड आई सोल्ड इट एज द मेटल फॉर द 6,000. और जो मैं ये जो स्टैचू पे जो मेटल लगा है वो मैं उसे 6,000 में सेल कर दूंगा. अबाउट द 3 टन्स ऑफ द मेटल माइट फिच एनीथिंग. तो इस पर कितना मेटल है, 3 टन्स का मेटल है. तो वो सब इमेजिन करता है कि कितने में मैं इसे बेचूंगा. और आई कुड प्रोबेबली सेल इट टू द ब्रिटिश म्यूजियम और द वेस्टमिनिस्टर एबी. फिर वो सोचता है कि मैं इसको ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसे ब्रिटिश म्यूजियम में बेच दूँ या मैं इसको वेस्टमिनिस्टर एबी को बेच दूँ. आई सा माई सेल्फ थ्रोइंग अप ऑफ द अप कंट्री पेपर जॉब. और फिर सोचता है कि अगर मैं ऐसा काम करूँगा तो मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि मुझे शहर के बाहर मुझे कोई अच्छा पेपर जॉब, मतलब एक पेपर उसमें जॉब मिल जाए. तो यहाँ पे वो सारी प्लानिंग कर रहा है मन ही मन में कि मैं करूँगा तो मुझसे क्या होगा, क्या क्या मेरे लिए ऑप्शन है, मुझे क्या प्रॉफिट है. तो अपने प्रॉफिट के बारे में भी सोच रहा है क्योंकि चेयरमैन ने उसको ऑफर किया है. द काउंसिल हैड नो डिफिकल्टी इन पासिंग अ रिजोल्यूशन परमिटिंग मी टू टेक द स्टेचू अवे. ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं जो काउंसिल होती है, काउंसिल क्या, जो चेयरमैन ने कुछ लोगों को मिलकर एक मीटिंग की थी. तो वो बोलते हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मैं इस स्टेचू को यहाँ से हटाता हूँ. आई मेड एलैबोरेट अरेंजमेंट फॉर द टास्क. अब यहाँ पे जो नरेटर है वो तैयार हो गया है क्योंकि उसने ये जो भी कैलकुलेशन की है उसके अकॉर्डिंग लगता है कि उसको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा, तो मुझे ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए. आई मेड एलैबोरेट अरेंजमेंट फॉर द टास्क. मैंने इस काम को करने का जो भी जैसा था मैंने वो सब इमेजिन कर लिया. I borrowed money from my father-in-law, promising him a fantastic rate of the interest. अब इस काम को करने के लिए क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, और भाई देखो खर्चा तो आएगा, तो उसके लिए वो अपने फादर इन लॉ से, अपने ससुर जी से कुछ पैसे लेता है, ये प्रॉमिस करते हुए कि मैं आपको ये आपके सारे पैसे बहुत अच्छे ब्याज के साथ वापस भी कर दूंगा. आई रिक्रूटेड द टीम ऑफ द 50 कुलीज टू हैक द पेडल्स्ट. यहाँ पे पेडल्स्ट को बोला गया है स्टैचू के लिए. तो बोलता है कि मैं कुछ 15 लोगों की, जो 15 कुली होते हैं, 15 लोगों को मिलके एक टीम बनाता हूँ जो इस स्टेज को यहाँ से हटाएंगे. आई स्टूड ओवर दैम लाइक द स्लेव ड्राइवर एंड कीप शाउटिंग इंस्ट्रक्शंस. और मैं उनके सर पे खड़ा रहूँगा, उनको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि भाई ऐसे काम करो, ऐसे करो. मतलब एक होता है ना, मतलब एक इंस्ट्रक्टर होता है, तो मैं वहाँ पे इंस्ट्रक्टर का काम करूँगा और उन 15 लोगों से काम करवाऊँगा अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ. They put down the implements at the 6 in the evening and the return to their attack early next day. और बताता है यहाँ पे नरेटर कि वो जो 15 लोग हैं वो आते हैं, जब काम करते हैं तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, शाम के 6 बजते ही वो चले जाते हैं और फिर अगली सुबह आते हैं काम करने के लिए. और इस तरह से वो इस स्टैचू को हटाने का काम करते हैं. देखो भाई, उसने तो उनके काम करने का टाइम पीरियड भी बता दिया, कब आते हैं, कितने बजे जाते हैं और काम करते हैं तो क्यों चिल्लाते हैं. वी हैड फॉर द 10 days. यहाँ पे नरेटर बोल रहा है कि अब हमें ये काम करते हुए 10 दिन हो गए. नो डाउट वी सक्सेस इन द चिपिंग द पेडलिस्टिक हेयर एंड देयर. और इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम उस स्टेचू को 10 दिन के अंदर भी नहीं हटा पाए. बट दैट वॉज ऑल. द स्टेचू शोड नो साइन ऑफ मूविंग. लेकिन 10 दिन काम करने के बाद भी उस स्टेचू में कोई भी ऐसा फ़र्क नज़र नहीं आया कि मतलब वो स्टेचू वहाँ से नहीं हटा. एट दिस द रेट आई फियर्ड आई माइट बिकम द बैंकरप्ट इन द 4th night. और उसने सोचा कि भैया अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो एक दिन क्या हो जाऊंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा तो दिवाला निकल जाएगा.
आई रिसीव्ड परमिशन फ्रॉम द, नेक्स्ट पैराग्राफ आता है भाई ये, district magistrate to acquire the fuse sticks of the dynamite and the coordinate of the area and the lighted the fuse. अब वो क्या करता है कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेता है कि मुझे कुछ डायनेमाइट चाहिए और इस रोड को बंद करने के लिए बोलता है, क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, तो बोलता है कुछ दिनों के लिए इस रोड को बंद करो, मुझे कुछ लाइट्स चाहिए और मुझे कुछ क्या चाहिए कि मुझे कुछ डायनेमाइट चाहिए जिससे मैं इस स्टेचू को हटा सकूँ। अब दिन रात काम करना पड़ेगा, अब लोग वहाँ पे चलेंगे तो कैसे काम चलेगा, तो इसलिए उसने बोला कि मैं दिन रात यहाँ पे काम करके इस स्टेचू को हटाऊंगा, जिसके लिए वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेता है और कुछ चीज़ों की भी डिमांड करता है। ट्रांसपोर्टिंग वॉज अ नाइटमेयर, वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टिंग मतलब उस रोड से जो लोग निकलते थे वो सबसे बड़ी परेशानी थी, क्योंकि जब वो रोड चलती रहेगी, वहाँ पे क्राउड होगा तो फिर काम कैसे होगा। इट टुक मी, ट्रांसपोर्टिंग वॉज अ नाइटमेयर, वहाँ पे जो लोग रोड चलती रहती थी वो सबसे ज़्यादा मुझे परेशान करती थी। इट टुक मी द 3 days टू रीच द हाउस विद माई बोटी, और बोलता है कि मुझे 3 दिन लगे थे उस स्टेचू को अपने घर तक पहुँचाने में। इट वॉज द स्ट्रेच आउट ऑफ द स्पेशली डिजाइन कैरीज ड्रॉन बाय द सेवरल बुलॉक्स, और उसे कैसे मेरे घर तक पहुँचाया गया था कि मैंने बहुत सारी बुलॉक्स के थ्रू मैंने उस स्टेचू को 3 दिन में जाके वो स्टेचू मेरे घर पहुँचा था, क्योंकि वो बहुत ही क्राउडेड प्लेस था, वो रोड चलता रहता था, तो मैं बड़ा परेशान हो गया था। द कन्फ्यूजन ब्रॉट अबाउट माई पैसेज अलॉन्ग मार्केट रोड, और उसकी परेशानी का कारण क्या था, क्योंकि वो एक मार्केट रोड था। द इंसिस्ट शाउटिंग एंड द इंस्ट्रक्शंस आई हैड टू बी द गिविंग, और मैं हमेशा कहता था, मैं चिल्लाता रहता था उन लोगों पे, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देखाता था कि आप ऐसे लेके जाओ सेफ्टी के साथ, क्योंकि वो उस स्टेचू को नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहता था। इसलिए बड़ा जो नैरेटर है वो बड़ा परेशान होता है कि वो ठीक ठाक सही सलामत मेरे घर ये पहुंच जाए। द ब्लैंगी हीट ऑफ द डे, बहुत दिन की गर्मी भी होती थी, बहुत जब दिन का टाइम होता था धूप निकलती थी। सर फ्रॉडरिक कैरीज कमिंग टू अ हार्ट एट द एवरी इनकन्वीनियंट, तो बोलते हैं हार्ट कमिंग तो होता है पड़ा, बोलते हैं कि बड़ी मुश्किल से बहुत ही प्रॉब्लम के साथ जो सर फ्रेडरिक का स्टैचू है वो घर तक पहुंच पाया, नैरेटर के घर तक। spot and the angle moving neither forward nor the backward, all this was the nightmare I wished to pass over। ऐसा टाइम था कि मतलब कई बार ऐसा रास्ता आता था कि ना मैं आगे हो सकता था ना मैं पीछे हो सकता था उस स्टेचू के साथ, और मैं सिर्फ परेशान रहा था और मैं ये प्रार्थना करता था बस कैसे भी करके मैं इस रोड को पास कर लूँ। आई एम माउंटेड गार्ड ओवर हिम ऑन द रोड साइड एट द नाइटमेयर, और मैं रात के टाइम पे भी वहाँ पे रोड साइड्स में उसकी क्या करता था, टेक केयर करता था स्टेचू की, कि इसे कोई प्रॉब्लम ना हो। As he lay on his back staring at the stars, I felt sorry for him। जब वो स्टेचू वहाँ से हट जाता है तो क्योंकि वो कमर के बल बैक मतलब होता है कि जब वो स्टेचू हट गया तो ज़मीन पे लेटा हुआ है, तो यहाँ पे नैरेटर बोल रहा है कि वो स्टेचू ऐसे लेटा हुआ था तो ऐसा लगता था कि वो लेट के स्टार्स को सितारों को घूर रहा है, और मुझे बड़ा दुख होता था उस स्टेचू को देख के, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा धूल वगैरह जम गई थी। अब तक तो वो स्टेचू खड़ा था, अब स्टेचू हट चुका है तो नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ है, उसको शिफ्ट किया जा रहा है। तो उस टाइम को यहाँ पे नैरेटर ने डिस्क्राइब किया है कि उस स्टेचू को देख के मुझे थोड़ा सा बैड फील होता था कि देखो कैसी अब कंडीशन में है। इन ड्यू कोर्स ही वॉज सेफ्टी लोडेड इन माई स्मॉल वेज, और बहुत ही कठिनाइयों के साथ बहुत सेफली फिर मैंने क्या किया, उस स्टेचू को अपने घर में लोड करवा दिया, मतलब अपने घर तक उसको पहुंचा दिया। हिज हेड एंड द शोल्डर वर इन माई द फ्रंट होल, उस स्टेचू का जो सर और जो उसके कंधे शोल्डर थे वो मेरे घर के फ्रंट हॉल जो सामने का हॉल था वहाँ पे था। एंड द रेस्ट ऑफ हिम स्ट्रेच आउट इनटू द स्ट्रीट थ्रू आउट द डोरवे, और जो बाकी का पोर्शन था वो सीढ़ी की तरफ का जो रास्ता था वहाँ पे जो स्पेस था वहाँ पे वो स्टेचू था। मतलब यहाँ पे ये बता रहे नैरेटर कि उस स्टेचू को हमने अपने घर के किस डायरेक्शन के एंगल में कैसे रखा था। द म्यूनसिपल काउंसिल पास द रेजोल्यूशन थैंकिंग मी फॉर माई सर्विस, अब यहाँ पे वो सोचता है कि जो म्यूनसिपल काउंसिल जो वो लोग हैं जिन्होंने मीटिंग की थी वो सब अब मेरे पास आएंगे मुझे थैंक यू कहने के लिए कि मैंने इतना अच्छा काम किया है। आई वाइट द न्यूज़ अबाउट द स्टेचू ऑफ द माई पेपर, और अब मैं इस न्यूज़ को अपने पेपर में पब्लिश करूँगा कि मैंने आई एम द मेन मेंबर, आई एम द ऑनर फॉर दिस स्टेचू। मतलब क्या क्या वो सोच रहा है कि अब मैं अपने पेपर में न्यूज़ पब्लिश करूँगा कि मैंने इस स्टेचू को हटाया है। अ वीक लेटर द चेयरमैन केम टू माई हाउस, यहाँ पे क्या ना अभी ये सिर्फ सोच रहा है कि लोग मेरे घर आएंगे मुझे थैंक यू बोलेंगे, मेरे पेपर में न्यूज़ पब्लिश होगी, लोग मेरी तारीफ़ करेंगे, मुझे बड़ा अच्छा जॉब मिलेगा क्योंकि मैंने बहुत ही अप्रिशिएट वाला काम किया है।
A week later the chairman came to my house in a state of the agitation. एक हफ्ते के बाद जो चेयरमैन होते हैं वो मेरे घर आते हैं, बहुत ही परेशान हैं. I seated him on the chest on the tyrant. मैं उनको कैसे बैठाता हूँ कि जैसे होता है कि बहुत बड़ा एक, जब कोई बड़ा एक जैसे राजा आता है तो प्रजा बहुत अटेंशन उनको देती है, या क्लास में जब टीचर आते हैं तो बच्चे खड़े होकर उनका वेलकम करते हैं. तो यहाँ पे जो नरेटर है सेम उसी फीलिंग के साथ उसको अपने घर में आराम से बैठाता है. ही सेड, ही यानी कि चेयरमैन बोल रहा है, आई हैव अ बैड न्यूज़ फॉर यू. मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है. आई विश यू हैड नॉट सेंड अप दैट द न्यूज़ आइटम अबाउट द स्टेचू. तो यहाँ पे नरेटर बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे पास जो बुरी खबर है वो इस स्टेचू से रिलेटेड नहीं होगी. भाई देखो, उसका डरना भी लाजमी है. उसके पास पैसे नहीं थे, अपने फादर इन लॉ से पैसे लिए, इतने सारे कुली हायर किए, कितना खर्चा किया, अभी तो उसको चवन्नी कुछ भी नहीं मिली है. तो वो परेशान है कि मुझे जॉब भी नहीं मिला, पैसा भी नहीं मिला. तो मैं ये बोलता हूँ चेयरमैन से कि चलो बुरी खबर है सो है, ठीक है देखी जाएगी, बट स्टैचू से रिलेटेड बुरी खबर नहीं होनी चाहिए. सी दीज, चलो देखते हैं. ही हेल्ड आउट अ शील्ड ऑफ द टेलीग्राम. तो वो एक टेलीग्राम निकालता है अपनी पॉकेट से. दे वर फ्रॉम द एवरी काइंड ऑफ द हिस्टोरिकल सोसाइटी इन इंडिया. और ये किसने भेजा है? इंडिया में जितनी भी हिस्टोरिकल सोसाइटी होती है उन लोगों की तरफ से ये भेजा गया था. उन सब लोगों ने मिलकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखे हैं उस लेटर के अंदर, टेलीग्राम के अंदर. ऑल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द रिमूवल ऑफ द स्टेचू. और जितने भी प्रोटेस्टिंग होते हैं, मतलब जितने भी वहाँ पे जो वेलफेयर के लोग होते हैं, वो सब इस स्टेचू को हटाया गया है, इसके अगेंस्ट लिखते हैं, इसके अगेंस्ट हैं. वी हैड ऑल बीन मिस्ड अबाउट द सर फ्रेडरिक लॉले of the statue was a military government who had settled down here after the mutiny. यहाँ पे चेयरमैन बोलते हैं कि हम लोगों को जो भी सर फ्रेडरिक लॉले के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी कि वो बहुत बुरे थे, वो ऐसे थे वैसे थे, वो एक गलत इन्फॉर्मेशन थी. एक्चुअल में वो एक मिलिट्री गवर्नमेंट थे और वो यहाँ पे सेटल हुए थे. म्यूटनी का मतलब होता है जब कोई बहुत बड़ी बगावत होती है. तो जब बहुत बड़ा वॉर बगावत हुई थी तब वो उसके बाद यहाँ हमारे इंडिया में सेटल हो गए थे. वो एक ब्रिटिश मिलिट्री गवर्नमेंट थे, लेकिन वो हमेशा इंडिया के वेलफेयर के लिए सोचते थे. तो हमें जो पता था वो एक्चुअल में गलत था. वो वैसे नहीं थे जैसे हमने सोचा था. वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और इंडिया के जितनी भी प्रेस्टीजियस और जितने भी अच्छे लोग थे, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, वो सब उनको पसंद करती थी उनके काम के लिए. ही ऑलमोस्ट बुल्ड द टाउन ऑफ द मालगुडी. आपको पता है ये मालगुडी जगह भी उन्होंने ही बनाई थी, उन्होंने ही इस्टेब्लिश की थी. ही इस्टेब्लिश हेयर द फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर द होल ऑफ द इंडिया. और इस पूरी इंडिया के अंदर पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी भी सर फ्रेडरिक लॉले ने ही इस्टेब्लिश की थी. एंड द फर्स्ट कैनल सिस्टम बाय द विच थाउजेंड ऑफ द एकर्स ऑफ द लैंड वर द इरिगेटेड फ्रॉम द सरायू. और बताते हैं, तुम्हें पता है कि वो उन्होंने ही सबसे पहले सिंचाई की जो होती है ना, कैनल सिस्टम होता है पानी की सिंचाई की, जो झरने वो नहर वगैरह होती हैं, वो भी उन्होंने ही बनाई थी यहाँ पर सरायों में. ही इस्टेब्लिश दिस, ही इस्टेब्लिश दैट. उन्होंने ये किया वो किया, उन्होंने बहुत सारे काम किए इंडिया की वेलफेयर के लिए. एंड ही डाइड इन द ग्रेट सरायू फ्लड्स. और वो जब उनकी डेथ कब हुई थी? जब बाढ़ आई थी सरायू में, तब उसके लोगों को बचाने के लिए के टाइम पे उनकी डेथ हुई थी. while attempting to save the lives of the villagers living on its bank. और जब बाढ़ आती है सरायों में तो लोगों की लाइफ को बचाते बचाते उनकी डेथ हो गई थी. इन वन ऑफ द डिस्पैचेस ही वॉज सेड टू हैव डिक्लेयर. और जब उनको पनिशमेंट दी गई थी तब उन्होंने एक टाइम पर उन्होंने ये बोला था, ब्रिटेन मस्ट क्विट इंडिया समडे फॉर हर ऑन गुड. कि एक दिन ये जो ब्रिटेन ने खुद इंडिया की अच्छाइयों को देखते हुए अपनी हार स्वीकार करेगा. द चेयरमैन सेड, चेयरमैन कहता है, द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड अस टू रीचेंज द स्टेचू. कि हमें गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया है कि हमें इस स्टेचू को वापस जाके उस जगह पे लगाना पड़ेगा. तो बताइए, जब ये सारी बात चेयरमैन ने नरेटर को बताई तो कहते ना पैरों के तले ज़मीन निकलना. खोदा पहाड़ निकली चुइयाँ. बेचारे नरेटर के साथ तो यही हुआ. तो ये थी पूरी स्टोरी सर फ्रेडरिक लॉले की. बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उसको कुछ लोग गलत तरीके से उसकी इमेज बनाते हैं और उसी चक्कर में बोलते हैं कि अब जब हम आज़ाद हो गए हैं तो स्टैचू भी हटाओ. और स्टैचू हटाते हैं, बाद में उन्हें पता चलता है कि हम तो गलत सोच रहे थे, ये तो बहुत अच्छे इंसान थे और इन्होंने हमेशा
इंडिया के लिए बहुत ही हार्डवर्क किया था, बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे, बहुत चेंजेस किए थे, और काफ़ी जो चेंजेस थे, अच्छे जो चेंजेस थे, वो सिर्फ उनकी वजह से थे। वो डिज़र्व करते हैं ये सब चीज़ें। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि वापस से चुपचाप जाके वो स्टैचू वहाँ पर लगा दो। तो यहाँ पे होती है भाई ये स्टोरी कंप्लीट। आर के नारायण ने बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है। आई विश अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आप भी थोड़ा सा सरप्राइज हो रहे होगे, थोड़ा सा हंस रहे होगे। मैं भी थोड़ा थोड़ा सरप्राइज हुई थी जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी और मैंने अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स को इस स्टोरी से इंट्रोड्यूस करवाया था। बाकी आपने कैसा फील किया इस स्टोरी को सुनने के बाद, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। सो यहाँ पे स्टोरी कंप्लीट होती है और मैं भी आपसे बस वही बोलने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो एंड हैव अ गुड डे।